जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इंसानी हकूक़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है और आज से हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है किताब गर्दी का। और जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हम किताब गर्दी कर रहे हैं राशिद रहमान साहब की किताब की। और मरहूम कहने का तो उनको बिल्कुल दिल नहीं करता, उनकी याद आती है तो लगता है कि अभी वो आने वाले हैं। क्योंकि वो जब भी हम लोग जैसे ही मैं इंटर होना ऑफिस में तो उन्होंने पहले पूछना, हाँ जी आज की खबर बताओ, खबर बता देनी। अच्छा अभी अभी कहाँ से आ रहे हो, अभी कहाँ जाना है। और जो सबसे अहम सवाल होता था जिसकी हम खास तैयारी करके जाते थे, वो सवाल हुआ करता था कि आज आपने किताब कौन सी पढ़ी। तो अक्सर औकात चूँकि किताब पढ़ने का टाइम बहुत कम होता था और यकीन करें कि सब लोगों को पता है, जो भी हमारे जानने वाले हैं, कि मैट्रिक से के बाद जब कॉलेज में नहीं पढ़ा था हमने, सिर्फ इसी वजह से ही नहीं पढ़ा था कि हमें इंसानी हकूक़ कमीशन और अखबारात और एनजीओज़, रेडियो, टेलीविज़न, उन दिनों में शालीमार टेलीविज़न नेटवर्क आया था और हमें उसका भी बहुत क्रेज़ था और उसमें भी खासा हमारा काम हुआ करता था। नाज़रीन, जब उन्होंने कहना क्या पढ़ा है तो एक दफ़ा मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा सर आज मैंने पढ़ा है कि आज का दिन कैसा गुजरेगा। कहते अच्छा फिर कैसा गुजरेगा। मैंने कहा सर उसमें लिखा हुआ है बहुत अच्छा गुजरेगा। तो सारा दिन वो, चूँकि हम लोग जब जाया करते थे ना इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज बनाने के लिए, कभी खेतों में, कभी किसानों के पास, कभी भट्टा मजदूरों के पास, कभी खेत मजदूर के पास, कभी कुम्हारों के पास, कभी इसे क्या कहते हैं माइनॉरिटीज़ के साथ। तो नाजरीन, सारा दिन कोई भी बात होनी तो हुई तो राशिद भाई यही कहा करते थे, भाई अभी आज जो है शाम तक कोई बात ऐसी नहीं करनी कि इमराना का दिन अच्छा ना गुजरे, क्योंकि ये पढ़ के आई है कि इसका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। और इसी तरीके से हमारे एक साथी जो अभी राशिद भाई के बाद मुल्तान टास्क फोर्स के कोऑर्डिनेटर बने हैं, फैसल तंगवानी साहब, वो नए नए सीट पर आए जब, तो मुल्तान कचहरी में हमारी जो राशिद भाई की सीट हुआ करती थी, और उस सीट में जब वो नए नए आए तो कुछ लोग आए एक दिन, उन्होंने कहा अ, फैसल तिंगवानी था होता है। उन्होंने कहा जी जी यहाँ होता है, आप खैर है। कहते जी वो कैसा बंदा है। तो हम सब जाहिर है कोई नया नया बंदा हो, तो हम राशिद रहमान ने कहा अब बताइए कि खैरियत है। उन्होंने कहा जी हम रिश्ता करना चाह रहे हैं उनकी तरफ ना, इस वजह से पूछा है। तो राशिद रहमान ने यह जवाब दिया कि फैसल तिंगवानी बहुत अच्छा बंदा है, फैसल तिंगवानी बहुत अच्छा बंदा है। भाई अब वो चले गए, अच्छे तरीके से मुतमईन करके हमने उनको भेज दिया, क्योंकि फैसल तिंगवानी भाई अल्लाह ताला उनको हमेशा सलामत रखे, आबाद रखे और अपने बच्चों पे सलामत रखे और हम सब पे सलामत रखे। तो उस दिन सारा दिन हम सब ने एक ही रट लगाई रखी कि फैसल तिंगवानी बहुत अच्छा बंदा है, फैसल तिंगवानी बहुत अच्छा बंदा है। और इसी तरीके से जब भाभी की सालगिरह होनी, घर में बाजियों की सालगिरह होनी, अम्मा की, बड़ी अम्मा की सालगिरह होनी, और उनके भतीजों की, उनके भांजियों की, और उनके बहन भाइयों में कोई भी फंक्शन होता, तो हम सारा दिन हमें यही होता था कि अच्छा ये वाला काम करेंगे तो फिर हम वहाँ जाएंगे, अच्छा ये वाला काम करेंगे तो फिर हम वहाँ जाएंगे। और उसमें राशिद रहमान को अपने ख़ानदान में बिल्कुल एक ऐसे बच्चे का दर्जा हासिल था कि जिसके घर में इंटर होते ही सबके चेहरे रोशन हो जाते थे, खुद मुस्कुरा उठते थे। वो बच्चों के साथ बच्चे थे, बड़ों के साथ बड़े थे। आज इंसानी हकूक़ का आलमी दिन है और राशिद रहमान की यादें हम ताज़ा कर रहे हैं और उन्हीं की क्योंकि आपने नाज़रीन, मैं बहुत रुक रुक के बोलूँगी, शायद मैं बहुत देर बोलूँ ना, और हो सकता है कि मेरी हंसी कहीं गायब भी हो जाए। आज इंसानी हकूक़ के आलमी दिन पर, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने नौजवानों का कहा है कि जी ये इंसानी हकूक़ की जद्दोजहद में आगे आ गए हैं, तो मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, कि ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स कहाँ जाए, ह्यूमन राइट डिफेंडर्स के लिए तहफ़्फ़ुज़ कहाँ है, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स को
सी हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ देती है? ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स को स्पेस कहाँ दी जाती है? यहाँ तो आपको हर तरफ झपटे झपटे मारने वाले जो लोग हैं, कभी इक़्तिदार के झपटाहट में लोग इस वक़्त आप देखें कि सिर्फ पता नहीं 1 या 2 लोग ही बीमार लग रहे हैं। आप मीडिया उठाकर देखें, आपको मीडिया का कोई भी चैनल आप देखें, आपको ये नज़र आएगा कि जी पता नहीं पूरे पाकिस्तान में 4 से 5 लोगों से ज़्यादा कोई बीमार नहीं है, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनली इलाज करवाने हैं अपने। आपको कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा कि जो यहाँ क्या सारे नेब के वो हैं, यहाँ लोग रोटियों को तरस रहे हैं। यहाँ कई लोग हैं जिन्होंने कभी 10 का नोट नहीं देखा। यहाँ कई लोग हैं जो 100 के नोट को भी करोड़ों का नोट समझते हैं। जहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक एक नवाला जो है कूड़े से रोटी उठा के खाते हैं। यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके अगर हम आपको दुख बताएं तो नाज़रीन आपकी आंखों में आंसू आ जाए, और कभी आप नाशुक्री ना करें या मैं नाशुक्री ना करूं, और हम तो छोटी सी बात पे उलझ जाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। हम कहने को हम शहर इक़्तिदार में बैठे हैं, लेकिन शहर इक़्तिदार एक बहुत छोटा सा सर्कल है जो इक़्तिदार का दायरा है। उसके बाहर अगर हम निकल के देखते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चे, औरतें, पिसे हुए तबकात के साथ क्या गुजरती है। नाज़रीन, ये जो ज़मीनों की बंदर बांट है, ये जो किताब है, इसमें से आपको मैं सारा नहीं सुना सकती, क्योंकि वो कहते हैं ना जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज करो। तो इसमें राशिद रहमान का एक थोड़ा सा एतराफ़ है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इस तहरीर में उस घर के बुज़ुर्गों का रहन सहन और उनकी तर्ज ज़िंदगी का अक्कास मौजूद है, जहाँ मेरी तरबियत हुई, यानी राशिद रहमान की तरबियत हुई। दादा अब्दुल रहमान खान एडवोकेट, जिन्हें हम अब्बा जी कहते थे, मुझे उनसे कानून की मुनसिफाना हुक्मरानी का दर्स मिला। पसमानदा गिरोहों के लिए जिद्दोजहद करने के रुझानात भी इन्हीं की तरबियत का मज़हर है। दादा फजलुर रहमान खान हमारे हाजी अब्बा मकतबा देवबंद के जय्यद बुजुर्ग थे। उनकी अपने असूलों से गहरी वाबस्तगी ने मुझे वाबस्तगी का मानी समझाया। मेरी वालदा बेगम साजिदा अशफाक कभी किसी मसलक या अकीदा या हदबंदियों के ताबे नहीं हुई, जिसके सबब मैं अकायद का कैदी बनने से बच गया। उन लोगों ने समाज को जो कुछ दिया उसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन ये तहरीर माशरे में उनकी जानिब से डाले गए हिस्से का ज़रा बराबर इजहार है। इस तहरीर की तकमील में मुझे तकनीकी मावनत अल्लादाद खान एडवोकेट से हासिल रही, जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ। ये तहरीर मौजूदा सूरत इख्तियारात ना करती अगर मेरे तमाम बच्चों के भाईजानी जाजिब मुमताज़ मेहनत और लगन से इस काम को अंजाम ना देते। मैं इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। राशिद रहमान, 16 जुलाई 2013। नाज़रीन कराम, आपने देखा कि वो नौजवान अपने दादा को खराज तहसीन पेश कर रहा है, अपने घराने का, उनके घराने का मंजर एक ही पैरे में हमें पता चल गया कि किस तरीके से वो घराना इंसानी हकूक़ का अदारा ही था। नाज़रीन कराम, इस किताब का जो पेश लफ्ज़ है वो सदर शोबा अबलागियात आमा वफाकी जामिया उर्दू कराची ने लिखा, और मैं ये समझती हूँ कि डॉक्टर तौसीफ़ अहमद खान साहब ने ये लिखकर हम पर एहसान किया, क्योंकि सहाबी के बारे में ये कहा जाता है ना कि उसको अपनी राय का इजहार और जानिबदारी का सबूत नहीं देना चाहिए और अपनी बात किसी के मुंह में डाल के बोलनी चाहिए। तो मैं ये समझती हूँ कि डॉक्टर तौसीफ़ अहमद खान को भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं, और मैं पेश लफ्ज़ का थोड़ा सा आपको जायज़ा वो सुना देती हूँ। डॉक्टर तौसीफ़ फरमाते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के इक़्तिदार का हिंदुस्तान को एक नुकसान ये हुआ कि जागीरदारी निज़ाम कायम हुआ, यानी कि
वो जागीरदारी निज़ाम को ईस्ट इंडिया कंपनी के इक़्तिदार का नुकसान करार दे रहे थे। अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत के ताउन के एवज़ बाअसर अफराद में जागीरें तकसीम की। यूँ अंग्रेज़ के इक़्तिदार को दबाव हासिल हुआ। अंग्रेज़ों के 250 साला दौरे हुकूमत में हर मुश्किल वक्त में जागीरदारों ने उनकी मदद की। जब 20वीं सदी में हिंदुस्तान में सियासी तहरीकें मजबूत हुई और कांग्रेस मुतवस्सित तबके के नुमाइंदे के तौर पर उभरने लगी, तो अंग्रेज़ों की ईमा पर मुसलमानों के जागीरदारों ने मुस्लिम लीग कायम की। तहरीक आज़ादी के दौरान कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ने जागीरदाराना निज़ाम के खात्मे के तस्वुर को अपने मंशूर में शामिल किया। मुस्लिम लीग ने जागीरदारी के खात्मे पर खामोशी इख्तियार की। पंजाब की मुस्लिम लीग में जब मियाँ इफ्तिखार हुसैन जैसे रोशन ख्याल नौजवान साबित हुए तो मुस्लिम लीग के मंशूर में जागीरदारी के निज़ाम की शिक कायम कर दी गई। यानी कि रोशन ख्याली का मतलब वो रोशन ख्याली नहीं है जो हमारे फेसबुक पे या हमारे बहुत सारी चीज़ों पे लिख के कह दिया जाता है कि किसी ने पेंट पहनी हुई है तो वो रोशन ख्याल है, किसी ने दुपट्टा नहीं लिया हुआ तो वो रोशन ख्याल है। बल्कि रोशन ख्याली का मकसद और मतलब नाजरीन ये है कि हम दूसरे को कितनी स्पेस देते हैं, दूसरे की राय का कितना ख्याल करते हैं और दूसरे को कितना बर्दाश्त करते हैं। और इंसानी हकूक़ की फराहमी के लिए और इंसानी हकूक़ के उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप रियासत ही हो, आप समाजी अदारा ही हो, बल्कि आप बहैसियत इंसान दूसरे इंसान की कदर करके, दूसरे इंसान को इज़्ज़त देकर, दूसरे इंसान को दुख में शरीक होकर, दूसरे इंसान की खुशियों में शरीक होकर, भाईचारे की फ़ज़ा कायम करके भी आप इंसानी हकूक़ के कारकुन बन सकते हैं। और नाज़रीन बहुत तफसील से उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं। मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि ये आप किताब ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मैं बहुत कुछ नहीं पढ़ सकती, क्योंकि कहते हैं ना कि जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ, और मैं जान की अमान ही मांग सकती हूँ। अर्ज़ करना जो है वो मेरे इख्तियार में नहीं है। डॉक्टर तौसीफ़ अहमद ख़ान आगे थोड़ा सा, चूँकि मुझे राशिद रहमान का लफ्ज़ नज़र आ गया तो मैंने कहा कि राशिद रहमान पढ़ लूँ। डॉक्टर तौसीफ़ अहमद ख़ान लिखते हैं, राशिद रहमान ने अपनी किताब में इंसानी माशरे के इर्तिका से ज़मीनों की लूट मार का जिक्र किया है। इन्होंने 1973 के आइन के तहत पार्लियामेंट के मंजूर करदा कवानीन का जायज़ा लिया, फिर मुख्तलिफ कवानीन को इर्तिकाई अंदाज में बयान किया। उन्होंने सराइकी या बहावलपुर सूबे के सियासी मंजर को भी बयान किया और वो लिखते हैं कि इस नारे के पीछे असल मकसद वसाइल की बंदरबांट को ज़्यादा मजबूत तरीके से बरकरार रखना है। यानी कि वो ये कहते हैं कि इस नारे के पीछे सराइकी सूबा या बहावलपुर सूबा के क़याम के पीछे जो जागीरदाराना निज़ाम है उसको मजबूत करना है। इसी तरह उन्होंने ज़मीन के हकदारों के बारे में रियासती अदारों के रवैये का खासा गहराई से तज़किरा किया है। राशिद रहमान ने सरकारी अदारों की पॉलिसियों का जायज़ा लेते हुए लिखा है कि सरकारी अदारों की पॉलिसियों की बिना पर शहरियों के कमज़ोर तबकात को माशरती धारे से बाहर निकाल दिया जाता है। उन्होंने थर्ड डेवलपमेंट एक्ट का तज़किरा करते हुए लिखा है कि इस एक्ट पर मनफी अंदाज पर अमल दरामद हो रहा है, यानी कि एक्ट मौजूद है और उस पर जो अमल दरामद है वो मनफी अंदाज में हो रहा है। उन्होंने ख़ास तौर पर अक़लियतों के साथ होने वाले गैर मुनसिफाना सलूक का वजाहत के साथ जिक्र किया है। वो लिखते हैं कि बासर ज़मींदार गरीब मसीही किसानों की ज़मीनों पर कब्ज़े के लिए मस्जिद जैसे मुक़द्दस मकाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। राशिद रहमान ने महकमा रेवेन्यू के एहलकारों की चीरादस्ती का जिक्र करते हुए कई केसों का हवाला दिया है। इस किताब का एक अहम बाब रहमत मसीह वल्द सरदार की कहानी है, जिसका ख़ानदान एक बासर ख़ानदान के जुल्म का शिकार हुआ। इसी तरह चोलिस्तान तरक्याती कानून 1679 की एक शिक का जायज़ा लिया गया है। इसी तरह
किसानों और काश्तकारों से अदालती सलूक को भी आश्कार किया गया है। इस किताब की अहम खसूसियत मुख्तलिफ मुकदमात का जिक्र है जिसमें गरीब किसान अपनी ज़मीनों को बचाने की कोशिश करते रहे। यूं हर मुकदमा के नंबर के साथ वाक़यात बयान कर करके क़ारीन को मुकम्मल सूरत हाल से आगाह करने का फरीज़ा अंजाम दिया गया है। इसी तरह ज़रई इस्लाहात और वफाकी शरई अदालत के फ़ैसले के तनाज़ुर में मुख्तलिफ सवालात भी उठाए गए और इनके जवाबात भी तहरीर किए गए, बल्कि जवाबात बहुत ही मुफस्सल अंदाज में तहरीर किए गए जो पढ़ने से काबिल रखते हैं। और नाज़रीन कराम, ये किताब, अगर आप इंसानी हकूक़ के कारकुन हैं, अगर आप जागीरदाराना निज़ाम के ख़ात्मे के लिए काम करना चाहते हैं, अगर आप अक़लियती के ख़ात्मे के लिए काम करना चाहते हैं, अक़लियती जो हैं हमारे दुख दर्द हैं उनके ख़ात्मे के लिए और अक़लियतों के साथ होने वाले इस्तेहसाल के ख़ात्मे के लिए काम करना चाहते हैं, अगर आप पानी की तकसीम के जो अदम मुसावात है, अगर आप ज़मीनों की बंदरबांट के हवाले से कुछ सी भी चीज़ का आप बगौर जायज़ा लेना चाहते हैं तो आप ये किताब ज़रूर पढ़ें और मैं आपको रिकमेंड करूँगी। और इसमें मुल्तान बिहारी और दूसरे, क्योंकि देखें जैसे वो हमारी रिसर्च मेथडोलॉजी में कहा जाता है ना कि आपने अगर पूरी चावलों की देग तो चख के नहीं बताएंगे ना, आप थोड़ा सा चावल चख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पूरी देग कैसी है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये केस स्टडीज़ जो हैं वो आपको सिर्फ किसी एक सूबे, किसी एक मुल्क नहीं, बल्कि आपको बड़े सगीर के हालात वाक़यात बताएंगे, क्योंकि इस हमारा जो मुल्क है और हमारा जो रीजन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के इक़्तिदार से शुरू होता है उसकी तहरीक, और उसकी तारीख़ के साथ साथ वैसे तो ये 900 साल पुरानी है और ये उस बुद्ध मत दौर की है और उस दौर की है जहाँ शायद बात करना भी है वो लोगों को नागवार गुजरेगा। और तारीख़ दान जो है, जो वो वाले तारीख़ दान है ना, कट कटौती वाले तारीख़ दान, उनको शायद अच्छे न लगे। नाज़रीन कराम, इस किताब का एक एक वर्क जो है मैं ये समझती हूँ कि वो हज़ारों किताबों के उन्वानात को जन्म देता है, जिसमें आपको ऐसी मज़लूम ख़वातीन की, मज़लूम ख़ानदानों की तस्वीर भी नज़र आएंगी। ये देखें, ये आपको तस्वीर के साथ जो है ये किताब नज़र आएगी और इस पर इतनी मेहनत की गई है। खैर जिस वक्त मेहनत हो रही थी हम उस वक्त मौजूद थे और एक टीम की शक्ल में। ये देखें, ये इस मुल्क के मालिक है, ये इस ज़मीन के धरती के मालिक है और ये वो लोग हैं जिनकी ज़मीनें, जिनके हकूक़ ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर से सलब होते आए हैं। ये वो चेहरे हैं जिनको मुस्कुराहटें जो हैं तरस रही हैं, मुस्कुराहटें चाहती हैं कि वो ऐसे चेहरों का नसीब हों। ये देखिए, ये मेरे जनूबी पंजाब की और ये मेरे धरती की और ये मेरे पाकिस्तान की एक औरत है। और ये वो लोग हैं जो अपने ज़मीनों जायदादों के हकूक़ को मनवाने के लिए अदालतों तक गए, वफाकी शरई अदालतों तक गए, बड़ी बड़ी अदालतों तक गए और इस ईस्ट इंडिया के निज़ाम के परवरदा लोगों ने उनको ज़िल्लत और रुसवाई, और वहाँ कोई सैलाब नहीं आया था, इन इलाकों में कोई ज़लज़ले नहीं आए थे, इन इलाकों में कोई ऐसे आसमानी और आफाकी और कोई ऐसी आफतें नहीं आई थी। इन पर जो आफत आई है, इन पर जो दर्द गुजरे हैं वो ईस्ट इंडिया की बाकियात से इनको जो मसाइल हुए हैं वो हैं। और ये देखें जी, जो मैंने निशान लगाया हुआ था, ये देखें, ज़मीनों के मालिक जो हैं उनकी दीवारें हैं
ये उनके घर हैं, ये उनके महल हैं। और इसमें मैं थोड़ा सा आपको ज़िला मुल्तान वाला जो चैप्टर है वो मैं आपको थोड़ा सा सुनाती हूँ। टाइम तो बहुत हो रहा है, हल्का सा सुना देती हूँ, हल्का सा, क्योंकि वो मेरा टॉपिक खास है। ज़िला मुल्तान के बारे में राशिद रहमान लिखते हैं, कॉलोनी डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक इस वक्त मुल्तान में सरकारी अराजी 6531 एकड़ है। ज़राई लिहाज से ज़िला मुल्तान की ज़मीन ज़रखेज़ है, जिसके ज़राए आबपाशी में नहर और ट्यूबवेल शामिल है। फल और सब्जियों की काश्त के अलावा नकद आवर जिन्स कपास, चावल, दालें और गंदम की काश्त इस ज़िला के मुख्तलिफ इलाकों में की जाती है। ज़िला की ज़राई अराजी तनासब के लिहाज से ज़्यादा तर मलकियती है। इस इलाका के बड़े जागीरदारों में बोसन, कुरैशी, गिलानी, गर्देजी, खोखर, नून और सैयद कहलाने वाले ख़ानदानों के अलावा फौज भी शामिल है। इन तमाम जागीरदारों का सियासी इक़्तिदार में हमेशा बड़ा हिस्सा रहा है, जिनमें नुमायाँ अफराद सिकंदर हयात बोसन, वफाकी वज़ीर खुराक व ज़राअत शाह महमूद कुरैशी, उस वक्त जो थे वज़ीर ख़ारजा, हामिद रज़ा गिलानी वफाकी वज़ीर, सैयद जावेद अली शाह सेनेटर, सैयद जावेद हाशमी वफाकी वज़ीर, सैयद नाजिम हुसैन शाह सूबाई वज़ीर बल्दियात और राना कासिम नून सूबाई वज़ीर रह चुके हैं। इन तमाम अफराद की ज़ाती अराजी पर काम करने वाले किसानों की कानूनी हैसियत से इनकार किया जाता है। इनकी अराजी पर काम करने वाले किसानों के नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में काश्त दर्ज नहीं हुई, यानी कि रिकॉर्ड में उनका जो नाम है वो एज अ काश्तकार दर्ज नहीं हुई। और इसका जवाब यूँ दिया जाता है कि वो अपनी अराजी के मुलाजमीन के ज़रिए खुद काश्त कराते हैं। ऐसी सूरत में जब खेत मज़दूरों के हकूक़ को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, ये हालात खेत मज़दूरों के इस्तेहसाल के लिए खुले मौक़े पैदा करते हैं। मुंदरजा बाला गिरोहों के उन हम ख्याल अफराद में से बाज़ ने एक से ज़्यादा मरतबा ये हलफ उठाया है कि वो आइन और कानून की पासदारी करेंगे, लेकिन वो हर मरतबा आइन के आर्टिकल 3 की सूरत में कमज़ोर तबक़ात को फराहम की गई इस ज़मानत की सरीहन खिलाफ वर्जी के मुर्तकब होते हैं कि जब वो खेत मज़दूरों को इनका बुनियादी इस्तेहसाल करते हैं और इनके हकूक़ को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं दिया जाता। निजी सतह पर किसानों, मज़ारीन और खेत मज़दूरों का इस्तेहसाल इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि रियासत के अदारे खुद किसी कानून को खातिर में नहीं लाते और इनके बाज़ ऐसे इक़दामात सामने आते हैं जो कानून शिकनी को बेईमाना ताकत के इस्तेमाल के रुझानात को बढ़ाते हैं। नाज़रीन, ये किताब ज़मीनों की बंदरबांट, मैं ये समझती हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हमें समर मिला वो हमारी तकसीम, हम इंसान तकसीम हुए, हम क्या कहते हैं मुख्तलिफ तबक़ात में बटे और जिसका फ़ायदा जो है हमारे इजारादारों को, हमारे जागीरदारों को, और इसको ये बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपने इसका हिस्सा बनाया है, रिसर्च का हिस्सा बनाया है। नाज़रीन, राशिद रहमान का जो मर्डर है वो अभी तक ये साबित नहीं हो सका कि वो किस तरीके से तर्ज वफ़ात जो है वो कत्ल थी। 7 मई 2014 को उनका मर्डर हुआ और वो शाम मुझे कभी नहीं भूलेगी, जिस दिन मैं अपने ऑफिस में अभी बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे मोहम्मद हुसैन ने, हमारे साथी हैं, कारकुन हैं इंसानी हकूक़ के और बट्टा मज़दूरों के लीडर हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि जी राशिद रहमान साहब के चैम्बर पे कुछ लोगों ने ये फायरिंग की है। जैसे ही मैंने फायरिंग का मैं उस वक्त रोज़नामा एक्सप्रेस मुल्तान से वाबस्ता थी, मैंने अपने क्राइम रिपोर्टर को अख्तर भाई को बताया और मैं उस वक़्त जो हालत थी, क्योंकि राशिद रहमान साहब को अदालत में धमकी मिल चुकी थी, उनके इर्द गिर्द जो है हम लोग हिसार तो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हिसार होता तो हम में से भी एक आधा बंदा जो है वो उस गोली का निशाना बन चुका होता।
लेकिन हमारी यही होती थी कि हम यही कहते थे कि राशिद रहमान साहब आप क्यों नहीं सरकारी सतह पर तहफ़्फ़ुज़ हासिल करते। तो वो यही कहते थे कि बस पुलिस को दरख्वास्त दे दी है, इसके बाद कुछ नहीं, जो गोली जहाँ आनी है। वो यही कहते थे कि ना मौत तो कहीं भी आ सकती है, मैं मौत से नहीं घबराता। मुझे अभी भी याद है कि जब अख्तर शेख, हमारे भाई, हमारे क्राइम रिपोर्टर, मुझे अपनी गाड़ी में बिठा कर लेकर गए निश्तर, तो मैं जो उधर चली गई इमरजेंसी वार्ड में, तो वो चूँकि हाई प्रोफाइल केस था, तो कोई अंदर नहीं जाने दे रहा था। तो मैंने उन्हें बताया कि भाई मैं उनकी बहन हूँ। जैसे ही मैं अंदर गई, तो वो ऐसे घूम के ना उनके वो उसको बाहर ले आया, उनके बेड को। तो राशिद भाई ना ऐसे देख रहे थे, उनका बाजू जो है वो बिल्कुल ऐसे गिरा हुआ था, और वो ऐसे देख रहे थे जैसे पता नहीं, वो चूंकि चश्मा जब पहनते थे ना, तो वो ऐसे करके ऐसे गौर से देखा करते थे। तो मुझे ऐसे लगा कि ना वो बिल्कुल ऐसे मेरी तरफ देख रहे हैं। मैं कहूँ राशिद भाई, राशिद भाई, तो साथ ही मेरे कैमरामैन हमारे शाहिद सईद साहब खड़े थे। उन्होंने कहा कि अब आपके राशिद रहमान इस दुनिया में नहीं रहे। आप यकीन करें, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वो जो आंखें मरने के बाद भी, इस जाने पानी से कूच होने के बाद भी इस तरीके से देख रही थी कि जैसे वो चाहती हूँ कि अभी और बहुत कुछ करने वाला है। अभी चूँकि वो कुछ इस ऐसा था कि पूरा जो निश्तर हॉस्पिटल था नाजरीन, वो उन्होंने पैक कर दिया था, किसी को आने जाने नहीं दे रहे थे। और उसी दौरान फिर बिनी भाभी भी आ गई, राशिद रहमान साहब की अहलिया। तो वो अपने साथ टिफ़न लेकर आई, पीने का पानी लेकर आई, कुछ फ्रूट लेकर आई। और जब मैंने बाहर आके देखा तो कहती है आपके भाई का क्या हाल है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनको क्या जवाब दूँ, कि वो कहाँ चले गए। नाजरीन जी, जब राशिद रहमान साहब का मर्डर हुआ, उस वक्त के मनाजिर मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ दावे के साथ कि मेरा दिल ये कहता है कि राशिद रहमान का मर्डर जो है वो महज इस केस की बुनियाद पर कि वो एक मजहबी हवाले से एक केस की पैरवी कर रहे थे। और जो उनका केस है, सिर्फ यही नहीं था, उनके पास हर दूसरा केस जो था वो हाई प्रोफाइल किस्म का था। और उस ऐसे केसेस थे जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो ऐसे ऐसे मज़लूम अफराद की आवाज़ थे जिसकी कोई आवाज़ नहीं बनता नाज़रीन। और आज जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर नौजवानों को कहा जा रहा है कि वो इंसानी हकूक़ की तहरीक का हिस्सा बने, तो मैं अक़वाम मुत्तहिदा से एक सवाल उठाना चाहती हूँ कि जिनको आप इंसानी हकूक़ का हिस्सा बना रहे हैं, क्या आप उनके तहफ़्फ़ुज़ के भी ज़िम्मेदार बनते हैं? हमारे इंसानी हकूक़ के डिफेंडर्स, आप ग्रास रूट लेवल पर देख लें, आप बड़े केस की तरफ ना जाएं, आप राशिद रहमान के केस की जानिब जाएं या ना जाएं, लेकिन आप यही देख लें कि जहाँ जुल्म को खिलाफ उंगली उठाने वाला बंदा होता है, वहीं उसकी उंगली काट दी जाती है। वहीं वो बंदा जो है वो किसी इस तरह की खामोशी का शिकार हो जाता है कि वो जुल्म के खिलाफ ना बोले। इसमें हमारे रियासती अदारे इतने ज़िम्मेदार नहीं, लेकिन हमारा जो समाज है, हमारा जो जुल्म पर मबनी माशरा है, जुल्म के जो ज़ाब्ते हैं, वो आप ये देखें कि साथ ही अगर कोई बंदा पकड़ा जाता है और साथ ही आता है कि जी मुद्दई ने अपना केस वापस ले लिया। मैं ऐसे कई मुद्दइयों को पर्सनली जानती हूँ कि जो दिल से अपने केस वापस नहीं लेते, लेकिन बहुत सारे इजारादार, बहुत सारे इंतकामी कार्रवाइयों से बचने के लिए कि चलो जाने वाला तो चला गया, लेकिन हमने अपने आगे लोगों को देखना है। तो ऐसे लोगों की जो आवाज़ है जहाँ दबा दी जाए, वहाँ हमने अपने नौजवानों का हौसला तो बढ़ाना है कि वो इस मुनज़्ज़म जो है हमारी जद्दोजहद का हिस्सा बने।
लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा से मेरा ये सवाल है, और ये हम आज जो अपना किताब गर्दी का सिलसिला भी शुरू कर रहे हैं और इंसानी हकूक़ का नाम भी ले रहे हैं, और मैं तो अपना ओथ देती हूँ कि मैं इंसानी हकूक़ की हमेशा कारकुन रहूँगी, हूँ और थी और रहूँगी। लेकिन मैं अपने आने वाले नौजवानों का, मैं अपने हरावल दोस्ते के नौजवानों का तहफ़्फ़ुज़ भी चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस कारवां को कामयाबी मिले, इस कारवां को मंजिल मिले और इस जद्दोजहद का अच्छा अंजाम हो, और वो तमाम इंसानों को मसावी हकूक़ के हसूल के हवाले से हो। तमाम इंसानों को इन्हीं किताबों की तरह बैनुल अक़वामी सतह पर जो इंसानी हकूक़ का वो है, और जो अक़वाम मुत्तहिदा का निज़ाम है, अक़वाम मुत्तहिदा के जो अदारे हैं और नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल अपना किरदार अदा कर रही है, नहीं कर रही, ये हम सबके सामने है। कश्मीर की सूरत हाल हमारे सामने है। हमारे अपने मुल्क में जो ख़वातीन, बच्चों, नौजवानों, अक़लियतों के साथ हो रहा है वो हमारे सामने है। हम बड़ी चीज़ों की जब बात करते हैं तो हमें तो ये भी पता है कि एक जो आग लगने का वाक़या हो जाता है किसी रेल का, तो अगर हम उसकी इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो ये ख्याल किया जाता है कि हम किसी से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। तो यानी कि हम लोग तो अपनी ज़ात को बचाने के चक्कर में हर कोई है। तो ऐसे सवालों के जवाब भी हमें चाहिए, और इंसानी हकूक़ के आलमी दिन पर हम इंसानों को कदर की निगाह से देखने का जज्बा पैदा करना होगा। और इंसानी हकूक़ की जद्दोजहद के तमाम कारकुन और राशिद रहमान को सलाम। हम अपने सीनियर्स को सलाम पेश करते हैं, हम अपने जूनियर